क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए पहला क्या प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला सवाल है रासायनिक समीकरण की परिभाषा और दूसरा है यहाँ जो समीकरण दिया गया है इसमें से क्या सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, हम इससे क्या समझते हैं वो बताना है हमें। आइए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण किया जाता है, तो वो रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसमें जो पदार्थ भाग लिए हैं उसको सूत्रों और संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, तो वो रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो ये हो गई रासायनिक समीकरण की परिभाषा। अब यहाँ पे इस रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हम देखेंगे। दिए गए समीकरण से निम्न सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। काफ़ी सिंपल सा ये प्रश्न है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। यहाँ उपरोक्त दिए गए समीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, यहाँ पे LHS में रिएक्ट में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट के तौर पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। जो ये संयोजन अभिक्रिया है, दो पदार्थ मिलने से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है और इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमें क्या करना है। यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, दो यहाँ पे दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ LHS में क्या है, रिएक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में नाइट्रिक एसिड, ये आपस में क्रिया करके बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाता है। तो हमें बैलेंस करना है, तो क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें और यहाँ पे हम लोग 2 लगा दें तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो चलिए देखते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या। कैल्शियम कितना है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है, देखिए ये होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और इसके आगे लग गया ये पूरे के लिए, 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन इस तरफ है। इस तरफ 8 ऑक्सीजन है कि नहीं, देखिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 2, 3 दूनी 6 और ये आगे लग गया 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन देखते हैं, होल ट्वाइस है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ये आगे लग गया, तो ये सबके लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यानी इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नाइट्रोजन कितना है, आगे लग गया तो 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे देखिए ये होल ट्वाइस है, ये पूरे के लिए है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ही है। तो इस तरीके से ये सारा बैलेंस हो चुका है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है, तो हमें बैलेंस करना है। तो आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे LHS में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे कॉपर कितना है, कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 3 है। तो कैसे बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे हमें देखिए बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। 3 लगाने से क्या हुआ, तो क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया लेकिन ये सारे अनबैलेंस हो गए। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया, आगे लग गया सबके लिए, तो यहाँ पे एल्युमिनियम हमें 2 करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर देखिए कितना है, कॉपर 3 हो गया, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो यहाँ पे 3 लगाना होगा। तो इस तरीके से अब सारा बैलेंस हो चुका है। आइए मिला लेते हैं, एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे 3, क्लोरीन कितना 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक है, सारा बैलेंस हो चुका है। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वो आसानी से समाप्त। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताएं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है और उसके स्थान पे आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लोहे को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये मुक्त अवस्था में होने पर भी हवा में भी क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जंग लग जाता है। इसलिए लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से।
तो ये क्या करेगा, लोहा इस कॉपर को हटा के उसके स्थान पे आ जाएगा, यानी इसको विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा देखिए का क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर यहाँ पे विस्थापित हो गया। किसके द्वारा, लोहे के द्वारा। तो यहाँ कॉपर को आयरन विस्थापित कर देता है, ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। दूसरा देखिए उभय विस्थापन अपक्रिया, ये क्या होती है। उभय विस्थापन अपक्रिया जब कोई दो अलग अलग यौगिक अपने परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसे आयन का आदान प्रदान कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उभय विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपक्रिया करता है। तो देखिए ये कैल्शियम किसके साथ चला गया, तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ, ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ चला गया तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड। और ये बचा OH, ये किसके साथ, तो लास्ट वाला ये पहले वाले के साथ H और H, यानी H2O हो गया, जल बन गया। यानी ये अपना आयन आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है उभय विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अपक्रियाओं को समझाएं। यहाँ पे समझिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लाभ हानि मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के जुड़ने से या हटने से, ऑक्सीजन के जुड़ने से या हटने से ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाओं को हमें परिभाषा करनी है, बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अवकरण की हमें परिभाषा करनी है, बताना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण की करते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके किसी तत्व या यौगिक के साथ, आपको ध्यान देना है, किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, तो ये लाभ हो गया जुड़ना, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हानि हो गया, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। कब कहलाती है, जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो वो कहलाएगी, नहीं जुड़ रहा है तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो वो भी कहलाएगी ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, एक तत्व है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार, तो ये क्या हो गई, तो इसे हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और यहाँ पे देखिए किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे LHS में, और RHS में देखिए इस क्लोरीन है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H हट गया, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरीन से H का निष्कासन हुआ, तो किसका निष्कासन हुआ, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, तो किसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, तभी हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, यौगिक से हाइड्रोजन हटा, ठीक है, हानि हुई उसकी, तो किसका हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी हाइड्रोक्लोरिक का ऑक्सीकरण हुआ, किसका हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। अब हम समझेंगे अवकरण क्या है। देखिए तो ये ठीक इसकी अपोजिट है, वैसी रासायनिक अपक्रियाएं है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना, दोनों ही स्थितियों में ये कहलाती है अवकरण अपक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, जल बन गया, तो ये पूरा क्रिया क्या कहलाएगी, अवकरण कहलाएगी, ठीक है, किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग से जल बना। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक यौगिक है, कॉपर ऑक्साइड है, LHS में जो हाइड्रोजन से मिलता है, तो RHS में देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है, तो ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या बना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन यानी हानि, तो ये क्या है, ये भी अवकरण है, दोनों ही अवकरण है, ठीक है। तो इसलिए इसे रिडक्स अपक्रियाएं कहलाती है, साथ साथ होती हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये पूरा उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन मिलने से बनता है कॉपर और जल बनता है, तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन RHS में कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ये अवकरण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तत्व है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बना, ये ऑक्सीकरण हो गया, तो ये इस समीकरण में दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो ये रिडक्स अपक्रिया कहलाती है। ये आपको एग्जाम्पल नोट डाउन कर ले।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे 4 अभिक्रियाएँ दी गई हैं। पहला देखिए, शरीर में भोजन का पचना। तो शरीर में भोजन का पचना जो कहलाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कैसे कि भोजन के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे भागों में खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है, लोहे को जब कॉपर सल्फेट के विलीन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है, उसके स्थान पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए, लोहा कॉपर सल्फेट के विलीन में डालने के बाद इस कॉपर के स्थान पे आ गया लोहा और ये कॉपर यहाँ पे बाहर, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करके अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पहले वाला स्थान पे क्या है? कैल्शियम है। ये लास्ट वाले के साथ Cl के साथ जुड़ के क्या बना दिया? कैल्शियम क्लोराइड। और ये लास्ट वाला क्या है? देखिए OH। और ये किसके साथ? पहले वाले के साथ H और H, 2H और ये O, तो H2O यानी जल बन गया, ठीक है। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। कैसे? तो LHS में देखिए यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसे क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इस पूरे यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। RHS में देखिए इस तरफ ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ है लेकिन यहाँ पे हट गया, तो ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का क्षय कहलाता है अवकरण, ठीक है, किसी यौगिक के साथ। तो ये ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण हो गया। और यहाँ पे देखिए LHS में हाइड्रोजन अकेले हैं लेकिन RHS में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो किसी यौगिक, किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, ठीक है, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। समझ गए आप? इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, क्या होता है जब, इसमें 3 सवाल दिया गया है। पहला नंबर देखिए, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक। जिंक यानी जस्ता के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित करता है? जिंक विस्थापित करता है कॉपर को। क्यों करता है? ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये Zn के स्थान पे, कॉपर के स्थान पे क्या आ गया? Zn आ गया और ये कॉपर बाहर आ गया। तो इस अभिक्रिया के कारण जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। तो ये सारे लिखने हैं, अतः जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ये पूरा ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, सिल्वर धातु यानी चांदी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है। पहले सवाल में देखिए विलयन तो सेम है लेकिन ये धातु बदल गया। तो ये पहले सवाल में हमने हल किया है, तो इसमें देखिए कॉपर सल्फेट, तो इस कॉपर सल्फेट से ज़्यादा क्रियाशील जिंक था, लेकिन यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट से सिल्वर कम क्रियाशील है। तो क्या होगा? तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। उसमें डालने जाने वाला जो धातु है कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। ज़्यादा अभिक्रियाशील होता तो ये कॉपर को विस्थापित कर सकता था, लेकिन ये अब कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो क्या होगा? तो RHS में वो जेव के तेव ही होगा। तो आपको ये बात लिखना है, जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि चांदी कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, अतः अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये विस्थापित नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये जेव के तेव ही हो जाएगा, प्लस में ये जी, ठीक, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो ये वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे समझिए बिल्कुल सेम सवाल है। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्या डाला जाता है? तो लेड एसीटेट डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लेड नाइट्रेट है। वही है लेकिन यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। तो ये क्या करेगा? देखिए पहले वाला किसके साथ गया? लास्ट वाले के साथ। तो आयनों का आदान प्रदान करते हैं अपने परमाणुओं के समूह का। पहले वाला लास्ट वाले के साथ ये बन गया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेप बना, और ये लास्ट वाला इस पहले वाले के साथ जुड़ गया, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो हमें क्या लिखना है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, आपको ऐसे कर लेना है। देखिए ये पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड और ये हो गया लेड एसीटेट। ये पहले वाला किसके साथ जाएगा, पहले वाला इस लास्ट वाले के साथ। ठीक है, लास्ट वाला पहले वाले के साथ, तो क्या बनेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा, ये रहा। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप ये प्राप्त होता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यही आपको आंसर में लिखना है।